जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 40। आज के लेक्चर में क्या सीखने जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज। कल के लेक्चर में भी केस स्टडी डिस्कस की थी चैप्टर 7 की। आज के लेक्चर में भी केस स्टडी होंगी चैप्टर 7 की। तैयार है जी? क्या केस स्टडी से सिर्फ हम केस स्टडी अटेम्प्ट करना सीखते हैं कि इससे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं, चैप्टर भी रिवाइज हो जाते हैं? ओके चलिए, तो कल चैप्टर 7 जो था वो गो थ्रू करके आए, कुछ पढ़ के आए हैं ताकि हेल्प हो जाए केस स्टडी करने में। ऐसे ही है, चैप्टर रिवाइज करें तो केस स्टडी में हेल्प हो जाती है, केस स्टडी अटेम्प्ट करें तो चैप्टर रिवाइज है, पॉजिटिव रिलेशनशिप दोनों का। तो फिर चैप्टर कल 7 पढ़ के आए होंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन 17। सबसे पहले क्या करना है? हमने रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। रिक्वायरमेंट क्या कह रहे? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर नेटवर्क इंटरेक्शन। सॉफ्टवेयर और नेटवर्क क्या इनकी इंटरडिपेंडेंस है? कोई कंसेप्ट हमने पढ़ा था, पता नहीं क्या इस तरह का कंसेप्ट था कि सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है हार्डवेयर पे कि हार्डवेयर डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पे? हार्डवेयर डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है नेट पे, स्टोरेज भी डिपेंड करती है नेटवर्क के। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर नेटवर्क पे, स्टोरेज भी नेटवर्क पे। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर नेटवर्क का इंटरेक्शन बताइए इस सिचुएशन में क्या है, एंड आइडेंटिफाई द लाइकली रूट कॉज ऑफ द मीटिंग डिसरप्शंस। और मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है उसकी रीजन बताइए। आल्सो रिकमेंड 2 प्रैक्टिकल स्टेप्स स्नोड्रॉप कंसल्टिंग कैन टेक टू रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ सच डिसरप्शन। अच्छा, केस स्टडी करके आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अक्सर केस स्टडी में उसका तरीकाकार क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम कहते हैं आपसे आइडेंटिफाई करो और फिर उसका सोल्यूशन भी प्रेजेंट करो। बताइए, आपको सिर्फ प्रॉब्लम फाइंडर बनाना चाहता है कि सोल्यूशन प्रोवाइडर भी? सोल्यूशन प्रोवाइडर भी। शाबाश, ठीक है। कह रहा है स्नोड्रॉप कंसल्टिंग इज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी विद एम्प्लॉइज वर्किंग फ्रॉम होम ऑफिसेज इन कराची, इस्लामाबाद एंड दुबई। आपको पता है आजकल वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बढ़ रहा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है। पाकिस्तान में कम है क्योंकि पाकिस्तान में पता है अगर घर बिठाया तो काम नहीं होना, घर बिठाया तो इन्होंने काम नहीं करना। फॉरेन कंट्रीज में उन्हें पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर भी बिठाया फिर भी काम करेंगे, तो वहां पे इंटरनेशनल जॉब में वर्क फ्रॉम होम ज्यादा। तो कह रहा है कि भाई इधर भी हमारा कराची, इस्लामाबाद, दुबई में ऑफिस है। फर्म रिलाइज हेवीली ऑन ए क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। तो जब कभी मीटिंग करनी होती है तो सबको बुला लेते हैं, आजा भैया इस रेस्टोरेंट में। ऐसे करते हैं क्या? क्या करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कोई सॉफ्टवेयर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, फॉर डेली टीम मीटिंग एंड क्लाइंट प्रेजेंटेशन। अगर आपस में डेली मीटिंग करनी हो तब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल यूज करते हैं, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी हो तब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बताइए कौन कौन से हैं? जूम मीटिंग, ठीक है, गूगल मीट, शाबाश, टीम, माइक्रोसॉफ्ट, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो मीटिंग के लिए यूज होती है। प्रोबेबली जो सबसे कॉमन यूज होती है वो जूम है, लेकिन और भी बहुत सी ऑप्शन है। तरीकाकार लगभग एक जैसा है कि आप ज्वाइन करते हैं मीटिंग को और उसमें पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बेसिक फंक्शंस जो है, रिक्वायरमेंट एक जैसा। कह रहा हुआ क्या? ओवर द पास्ट मंथ्स एम्प्लॉइज हैव रिपोर्टेड रिपीटेड इश्यूज ड्यूरिंग ऑनलाइन मीटिंग। वो कह रहे हैं भाई ऑनलाइन मीटिंग में बड़े इश्यूज आ रहे हैं क्या? इंक्लूडिंग चॉपी ऑडियोज। चॉपी ऑडियो कौन सी होती है? डिसरप्टेड ऑडियो, फ्रोजन वीडियो। क्या मतलब? वीडियो फ्रीज हो जाती है, चलती नहीं। एंड ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन, और डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये कोई ना सॉफ्टवेयर ठीक नहीं लिया उन्होंने। ये सॉफ्टवेयर अगर इस तरह 2 दफा करे ना, तीसरे दिन इसको कोई बाय नहीं करता, ठीक है। सॉफ्टवेयर में इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो सॉफ्टवेयर लोग बाय नहीं करते। इसका मतलब यह है सॉफ्टवेयर अगर चल रहा है ना दुनिया में, है कोई 2-3 साल से, तो इसका मतलब मसला सॉफ्टवेयर का नहीं है, मसला फिर किस चीज का है? द इशू अपीयर मोर फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग पीक ऑफिस आवर्स एंड व्हेन एम्प्लॉइज कनेक्ट फ्रॉम होम इंटरनेट कनेक्शंस। पीक ऑफिस आवर्स, जैसे कुछ लोग ऑफिस में होंगे, तो जो पीक ऑफिस आवर्स होता है जिसमें यूज ज्यादा होता है, ये मसला तब आता है। इससे हमें इंडिकेशन मिल रही है क्या? कि जब चूंकि पीक ऑफिस आवर में प्रेशर, ट्रैफिक, इंटरनेट ट्रैफिक ज्यादा होती है, तब प्रॉब्लम आती है, तो मसला इससे पता चल गया हमें दादा। और दूसरा अंदाजा हमें इससे हुआ कि जो घर का कनेक्शन यूज करते हैं ना, तो घर में अमूमन शेयर्ड कनेक्शन होता है। हम जिससे कनेक्शन लेते हैं वो हमें देता 100 MB का कनेक्शन है, वो 50 MB का कनेक्शन है, लेकिन वो कनेक्शन 10 लोगों के साथ शेयर होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हमें स्टार्ट में फेस करना पड़ते थे।
स्टूडेंट कहते थे सर क्या LMS है, बिल्कुल फारग है, चलता ही नहीं है आपका, चलता ही नहीं है। हमसे कहते हैं भैया आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं होगा। कहते हैं इंटरनेट कनेक्शन 10 MB का कनेक्शन लगवाया है, 10 MB का कनेक्शन है। स्पीड शेयर करते थे ISP, 10 MB आ रही होती थी बाज़, फिर भी नहीं चला, हम भी परेशान। फिर 2-3 दिन टकरे मार मार के स्टूडेंट से एक सवाल पूछा, अच्छा आप रहते कहाँ पे? मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो जो हॉस्टल का नेट होता है वो क्या होता है, रात के 2-2:30 बजे जब अकेले आप जाग रहे होंगे ना, तब सारी आपको स्पीड मिल रही होगी। ठहरने भी 2 बजे ज्यादा होती है, चले दोपहर को इस्तेमाल मुझे नहीं आता था मैं, लेकिन चले दोपहर को जब सारे इधर उधर निकले होते हैं तब पूरी स्पीड मिल रही होती है। शाम को सारी स्पीड शेयर हो जाती है, हालांकि कनेक्शन 10 MB का ही है। समझ रहे हैं? इसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो कह रहा है घर में भी है। ठीक है कि एक बंदे के पास कनेक्शन थोड़ी है, सारे बच्चों के पास वही, बड़ों के पास भी, मेहमान आ रहे हैं वो भी वही कनेक्शन यूज कर रहे हैं। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है क्या, पीक आवर्स की वजह से, घर का कनेक्शन यूज करने की वजह से कि स्पीड एक इशू हो सकता है इंटरनेट में। मैंने द HR डायरेक्टर हैज आस्क्ड वेदर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज फॉल्टी। HR डायरेक्टर कह रहा है इटसेल्फ क्या वीडियो सॉफ्टवेयर फॉल्टी है? The IT head has pointed out that the video conferencing application is fully updated and has been verified to run correctly on all employee laptop and that underlying cause lies elsewhere in the IT architecture। वो कहते हैं नहीं भैया, यहाँ पे उसने आखिरी पैराग्राफ में क्लियर कर दिया कि मसला सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो फिर मसला किस में है? मसला इंटरनेट में, क्योंकि सॉफ्टवेयर की वर्किंग डिपेंड करती है इंटरनेट की स्पीड पे, बैंडविड्थ पे। मसला उधर इंटरनेट की स्पीड पे। तो क्या करें फिर? सोल्यूशन, मसला सामने आ गया कि चूंकि जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर है उसकी वर्किंग नेटवर्क पे डिपेंड, हर सॉफ्टवेयर की वर्किंग नेटवर्क डिपेंड नहीं करती, जो क्लाउड बेस्ड होते हैं उनकी वर्किंग डिपेंड करती है। तो ये जो जूम या ये जो मीटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी सर्विस, इनकी वर्किंग डिपेंड करती है इंटरनेट स्पीड पे। इंटरनेट स्पीड पुअर है तो इनकी वर्किंग भी पुअर हो जाएगी। ये डिपेंडेंसी की वजह से है, ये सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं है, इंटरनेट डिपेंडेंसी की। तो बताइए क्या करें, सजेशन दीजिए। नंबर 1 क्या करें सजेशन? नेटवर्क स्पीड इंप्रूव करनी चाहिए, खासतौर पे घर वाले कनेक्शंस की। और दूसरा क्या, कोशिश करें कि जो मीटिंग है वो पीक आवर्स की बजाय जो ऑफ पीक आवर में कंडक्ट करवाई जाए। ये भी एक सजेशन हो सकती है। और क्या सजेशन हो सकती है? क्या सजेशन बता दे कोई सजेशन? ये 2 ही अच्छी हैं, 2 ही काफी है। कौन सी 2 काफी है? कि घर वाले का जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या किया जाए, एक डेडिकेटेड इंटरनेट पैकेज हासिल करें। डेडिकेटेड सजेस्ट कर, यानी अलग से, जो सिर्फ आप ही को स्पीड मिलती है। एक होता है शेयर्ड सर्विस, एक होता है डेडिकेटेड सर्विस। डेडिकेटेड सर्विस, ठीक है, जो क्लास में आप आके पढ़ते हैं, आपको जो टीचर की सर्विस मिलती है, ये कौन सी सर्विस है? शेयर्ड सर्विस। जो घर में वो ट्यूशन में आके बाजुकात पढ़ाते हैं टीचर, वो कौन सी है? डेडिकेटेड सर्विस। लेकिन डेडिकेटेड सर्विस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो एग्जाम में सजेस्ट करने में क्या हर्ज है? सजेस्ट करें क्या, इंटरनेट स्पीड डेडिकेटेड पैकेज बाय करें होम यूजर्स। और ऑफिस में फिर क्या सजेशन हो सकती है? पीक आवर्स की बजाय ऑफ पीक आवर में मीटिंग कंडक्ट करवा लें, या कैपेसिटी को इंक्रीज करें। ठीक है, कोई और सजेशन है आपके जहन में इस मसले के हल के लिए? बताइए, कोई आईटी का एक्सपर्ट बैठा है, कोई और सजेशन है जहन में तो बताइए। डन? कोई नहीं, बस ये सेशन काफी है। मेरा तो ख्याल है मीटिंग फिजिकल करवा ली जाए, ये भी सेशन दे देनी चाहिए। हाँ, दुबई में बैठे हुए भाई, इधर पाकिस्तान आने से बेहतर है कनेक्शन ले ले इंटरनेट का। अच्छा, वो नहीं लिखना, ये बताना चाह रहा था। तो इस केस स्टडी के अंदर से 2 चीजें पूछी है, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवाई है कौन सी प्रॉब्लम है, और दूसरा उसका हल। भाई कुछ समझ आया आपको भाईजान? ओके, अब की बार दुबई में मीटिंग होगी, दुबई वाले कहेंगे इंटरव्यू करना है आपका जॉब के लिए, तो क्या चीज का ध्यान रखना है आपने? इंटरनेट कनेक्शन बेहतरीन हो। इंटरव्यू के दौरान में डिस्कनेक्ट हुआ ना, उसने कहा भैया इसने काम ही नहीं कर सकेगा, ये इसका कनेक्ट इंटरनेट ही ठीक नहीं है, इसका इंटरनेट ही ठीक। ओके, मुझे बात याद आ गई, पुरानी बात। एक दफा एक बंदा सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, गोल्डन नंबर होते हैं ना, जैसे 1 2 3 0 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके गोल्डन नंबर होते हैं। तो गोल्डन नंबर था, पुरानी बात 10 साल पहले, तो सेल कर रहा था 5000।
तो नीचे एक बंदे ने कमेंट किया कि ये मेरा नंबर है, मैं ये बाय करना चाहता हूँ, आप बराए मेहरबानी मेरे इस नंबर पे रब्ता करें। तो नीचे जो सेलर था उसने कमेंट किया, भैया आप नहीं खरीद पाएंगे, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कॉल कर सके वो ये नंबर कैसे बाय करेगा। मुझे आज तक ये कमेंट याद है। क्या ये बात जेन्युइन नहीं थी? ठीक है, अच्छा कस्टमर नहीं, मैं भी बाय कर सकता होता, लेकिन वो ज्यादा प्राइस पे नहीं करेगा, वो तंग करेगा, बार्गेनिंग ज्यादा करेगा, इसलिए उस बंदे ने अपनी रिस्क असेसमेंट की, उसने कहा नहीं भाई नहीं। तो इसी तरह जिस पर्सन के पास इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है, जो बाहर गोरा बैठा होगा आपका इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि आप जब सीए क्वालिफाई करेंगे ना इंटरव्यू दे, आपके जो इंटरव्यू होंगे वो क्या आप बाहर जाके इंटरव्यू देने पड़ेंगे आपको, यूएसए यूके जाके इंटरव्यू देंगे? नहीं, आपके इंटरव्यू कहाँ होंगे? जूम मीटिंग पे होंगे। पहले कॉल पे हुआ करते थे, अब जूम मीटिंग पे होंगे इंटरव्यू। तो उसमें किस चीज का ध्यान रखना है? एनवायरमेंट अच्छा हो और इंटरनेट की स्पीड पे कंप्रोमाइज नहीं करना। उस दिन घर में सबको कह देना, खबरदार आज किसी ने इंटरनेट यूज किया तो आज मेरा इंटरव्यू है, 2 घंटे में पासवर्ड चेंज कर लें। चलिए जी भाई आगे चले, नेक्स्ट 18 केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी ये क्या कह रहा है? कह रहा है आइडेंटिफाई द स्केलिंग अप्रोच। अच्छा याद है, स्केलिंग इन स्केलिंग आउट ऐसा होता था कि स्केलिंग आउट स्केलिंग अप होता था, कि स्केलिंग इन स्केलिंग अप होता था। स्केलिंग इन नहीं होता था कोई, स्केलिंग अप स्केलिंग आउट। जो हॉरिजेंटल स्केलिंग होती थी वो कहते स्केलिंग आउट, और जो वर्टिकल स्केलिंग होती थी शाबाश। स्केलिंग अप का सब बड़ा फायदा क्या होता था? स्केलिंग अप का यानी यूं समझ लीजिए, वर्टिकल स्केलिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता था? सिक्योरिटी फीचर्स एडिड होते थे। एक ही सिस्टम जो था, ये जो कौन सी वाली ऐप के लिए बेहतर था? मोनोलिथिक ऐप। मोनोलिथिक ऐप कौन सी होती है? जो जिनके चलने के लिए एक ही सर्वर चाहिए होता है, जो एक ही सर्वर पे चलती है, जैसे बैंकिंग एप्स। मोनोलिथिक ऐप था, यही नाम था कि कोई और नाम था? मोनोलिथिक। कौन सी एप्स होती है वो? जो सिंगल सर्वर पे चलती हैं, ऐसी एप्स को मोनोलिथिक ऐप बोलते हैं, सिंगल सर्वर। इनके लिए कौन सी वाली अप्रोच स्केलिंग के लिए बेहतर होती है? वर्टिकल स्केलिंग, शाबाश। और दूसरी स्केलिंग कौन थी? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? नो हार्डवेयर सीलिंग। नो हार्डवेयर सीलिंग का मतलब क्या है भैया? कोई फुल स्टॉप कोई नहीं है। वर्टिकल सीलिंग में फुल स्टॉप होता है। बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे ना, एक के दूसरा फ्लोर, दूसरे से तीसरा बनाते जाए, एक जगह पे आके लिमिट ऊपर नहीं हो जाएगा, मतलब हवा चलेगी बिल्डिंग झूलना शुरू हो जाएगी। वर्टिकल स्केलिंग है ना, एक कैप लग जाता है कहीं ना कहीं। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में कैप जल्दी लग जाता है क्योंकि फाउंडेशन में हमने ज्यादा काम नहीं किया था। दुबई में चले जाए बुर्ज खलीफा बना ले तो फिर उसका कैप जरा बढ़ता है, लेकिन कैप उनका भी होता है। लेकिन अगर ये इसको हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल घर बनाएंगे तो फिर कोई कैप नहीं है। मतलब जब तक लैंड है आप घर बनाते जाए, वो चाहे 100 किलोमीटर सीधी लाइन भी बना दे घरों की तो बनती जाएगी, लेकिन 100 किलोमीटर लाइन ऊपर नहीं बनेगी। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं स्केलिंग का कंसेप्ट? तो लिमिटेशन है। सीलिंग होती है वर्टिकल स्केलिंग की, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की। और इसका एक और फायदा भी है क्या? हाँ, कि अगर आप क्लाउड सर्विस हासिल कर रहे हैं तो जब चाहे बाइक ऐड करें, जब चाहे लेस करें। स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन, स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन, स्केलिंग अप, मतलब अप डाउन कर, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ऑपरेशन शेयर हो जाते हैं। छोटा फायदा फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या? अगर एक सर्वर पे फॉल्ट आ भी गया, सिस्टम टॉलरेट कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। क्यों भला? बाकी सर्वर चल रहे होंगे। लेकिन अगर वर्टिकल स्केलिंग में फॉल्ट आया, एक ही सर्वर है, सारा सिस्टम फर्क। ठीक है। बहरहाल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बेहतर है कि वर्टिकल? आपको कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए? इट डिपेंड्स क्या आपका बिजनेस कौन सा। ठीक है। जैसे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो मुख्तलिफ शहरों में उसके, तो वो शायद कौन सी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेगा? डिपार्टमेंटल स्टोर, हॉरिजॉन्टल, वो इतना क्रिटिकल नहीं है उसका काम। और अगर बैंक हो, सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा है, वो अपना डाटा मुख्तलिफ जगहों पे नहीं रख सकता। जितनी जगहों पे रखेगा उतने ही हैकर्स के लिए एंट्री पॉइंट्स ज्यादा है। तो अपना सर्वर उसने एक जगह रखना है। एक जगह पे सर्वर हो, सिक्योर करना आसान है। 10 जगह पे सर्वर हो गए, 10 जगह पे सिक्योरिटी मेजर लगाना मुश्किल है।
तो जो क्रिटिकल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए यानी मोनोलिथिक है। कौन सी है? यही था मोनोलिथिक। ओके, तो आइए पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द स्केलिंग अप्रोच दैट जिंजरली इवेंट्स शुड अडॉप्ट फॉर द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड। कह रहा है फैसला करो कौन सी वाली अप्रोच बेहतर है। तो इसके हम हालातों वाकयात का जायजा लेके इसको रिकमेंड करेंगे। ये हमारा क्लाइंट है ना, क्लाइंट को समझ नहीं आती क्या काम करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। क्लाइंट आगे हमेशा एक ही बात करता है, सर कोई बेहतरीन सा सॉफ्टवेयर दे दे, कोई बेहतरीन सी अप्रोच बता दे। तो हम कंसल्टेंट हैं, हमने बताना है बेहतरीन अप्रोच क्या है इसके लिए। ब्रीफली जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन। जस्टिफाई भी करवाएंगे, जाहिर है हमने जो उसे फैसला करना है हवाई थोड़ी करना है, किसी ना किसी रीजन की बेस पे करेंगे, वो रीजन बता देंगे। कैन एंड स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ रिकमेंडेड अप्रोच ओवर द अल्टरनेटिव। देखिए घुमा के बात करा है उसने, ये नहीं बताया कौन सी वाली है। जो भी अप्रोच आप सेलेक्ट करेंगे ना उसके बेनिफिट बताने दूसरी अप्रोच पे क्या है। तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट और सबसे अहम फैसला हमारा क्या है इसमें, अप्रोच कौन सी है ये, ठीक है। फिर उसके बाद उस अप्रोच की रीजन बतानी है, जस्टिफिकेशन देनी है, और फिर उसके बाद उसके एडवांटेजेस। जिंजरली इवेंट्स ऑपरेट्स एन ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म फॉर कंसर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान। क्या कर रहा है, ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म है कंसर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर। ड्यूरिंग द 15-minute सेल विंडो फॉर ए मेजर म्यूजिक कंसर्ट, मेजर म्यूजिक कंसर्ट है, 15 मिनट के अंदर अंदर सारी टिकट्स बिक जाती है, 15 मिनट के अंदर। तो एक ही कैशियर होना चाहिए, वही पे सारी विंडो हो, सारे वहां से टिकट ले, ऐसे होने चाहिए, सारा रश उधर ही हो, कि मल्टीपल विंडोज होनी चाहिए। एक विंडो बेहतर क्यों, एक विंडो क्यों नहीं बेहतर, स्पीड अप हो जाएगा ना, वरना लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। एक बंदा 45 मिनट तक उसको बिठाएं कि 3 लोग 15-15 मिनट तक बिठाएं, ताकि रश भी कम हो जाएगा, काम भी जल्दी। आईटी की लैंग्वेज समझ रहे हैं अप्रोच में। मैथ क्या कहता है, 45 मिनट इज इक्वल टू 15 into 3, मैथ ये कहता है। आईटी क्या कहती है, आईटी कहती है नहीं, वो 3 लोग जो पैरेलल काम कर रहे होंगे वो बेहतर हैं सिंगल 45 मिनट से। क्यों, क्या काम जल्दी 15 मिनट, कॉस्ट आपकी उतनी नहीं होगी। वो जो 45 रुपए उसको देने आए को 15-15 तीनों को दे दे, वो 15 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। उसमें किसी एक की तबीयत खराब होगी अगर रश देखे, तो कम से कम बाकी 2 तो चल रहे होंगे। समझ रहे हैं सजेशंस किस तरीके से फैसले करने हमने। द प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस्ड ए सडन 40-fold ट्रैफिक स्पाइक, ट्रैफिक 40 टाइम नॉर्मल हालात से ज्यादा हो गई। द एग्जिस्टिंग सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ओवरवेल्म्ड। एग्जिस्टिंग सर्वर एक ही था, एक ही है ना, कि सर्वर्स कह रहा है, इसका मतलब यह है सिंगल सर्वर है कि मल्टीपल है, ओवरवेल्म्ड, बहुत ज्यादा रश हो गया, लीडिंग टू स्लो पेज लोड, पेज स्लो जैसे आईकैप की वेबसाइट हो गया। फेल्ड पेमेंट्स अटेम्प्ट्स, पेमेंट कर रहे हैं लेकिन लोड ज्यादा है। एंड थाउजेंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर पोस्टिंग कंप्लेंट्स ऑन सोशल मीडिया, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे कंप्लेन करना शुरू कर दी। द सीटीओ इज नाउ इवैल्यूएटिंग 2 ऑप्शन, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, वो 2 ऑप्शंस को डिसाइड कर रहा है टू हैंडल सच स्पाइक्स इन द फ्यूचर। अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग सिंगल सर्वर विद हायर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इसको अपग्रेड कर दो। दूसरा क्या है, आर अडॉप्टिंग ए क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर दैट ऑटोमेटिकली एड्स मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स ड्यूरिंग पीक डिमांड एंड रिमूव्स देम once the surge pass। सर्ज का मतलब होता है सडन इंक्रीज, लिख ले, सर्ज का मतलब सडन इंक्रीज, अगर पता है आपको तो ठीक है, वरना लिख ले। अच्छा, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि उसने चले मल्टीपल सर्वर वाली ऐड ऑप्शन की, तो इसको क्लाउड बेस्ड के साथ क्यों लिंक किया। मल्टीपल सर्वर हम फिजिकली भी तो इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी तो पड़ा हुआ है ना, मल्टीपल फिजिकली क्यों नहीं कर रहे, कॉस्ट की वजह से। एक बेनिफिट ये भी है, लेकिन केस स्टडी के पॉइंट के मुताबिक बताएं। हाँ, क्योंकि ये जो नीड है ना, ये शॉर्ट टाइम के लिए है, यानी सिर्फ कह रहा है जब वो कोई अहम शो होता है ना, कोई बड़ा कामयाब, कोई तभी जरूरत पड़ती है, नॉर्मल हालात में इसकी जरूरत। तो जब कभी कभार की जरूरत बढ़े, स्पीड ज्यादा हो, तो मल्टीपल सर्वर्स आरजी होने चाहिए कि परमानेंट,
आरजी। तो जब क्लाउड बेस्ड वर्चुअल सर्वर की तरफ जाते हैं, जब क्लाउड बेस्ड सर्वर की तरफ जाते हैं, यानी वर्चुअल सर्वर की तरफ जाते हैं, तो आपको ऑप्शन होती है क्या, ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल अगर मल्टीपल सर्वर करें तो वो भी सही ऑप्शन होगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में गलत ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो फिर आप स्केल डाउन नहीं कर सकेंगे। एक दफा स्केल अप, फिजिकल को एक दफा स्केल अप कर दिया, स्केल डाउन नहीं कर सकते। लेकिन अगर वर्चुअल सर्वर हुए तो क्या कर सकते हैं, स्केल अप भी कर सकते हैं, स्केल डाउन भी कर सकते हैं। जब स्पीड ज्यादा हुई तब बाय कर लिया, वरना रिलीज कर दिया तो फीस कम हो जाएगी। भाई बात समझ रहे हैं? चलिए, द बोर्ड हैज आस्क्ड फॉर ए क्लियर रिकमेंडेशन। बोर्ड कह रहा है भाई दाएं बाएं आएं बाएं शाइन नहीं करनी, दो हरफी बात करनी है। बताओ दोनों में से कौन से वाला और क्यों, बिफोर द नेक्स्ट मेजर टिकट रिलीज। कौन से वाला, कौन से वाला? जस्टिफाई करवाए क्यों? मल्टीपल, सिंगल सर्वर के मल्टीपल सर्वर। क्यों मल्टीपल सर्वर? क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ ऑपरेशन ऐसा है कि मल्टीपल सर्वर मल्टीपल कस्टमर्स को डील करें, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, रिकमेंडेशन। सिंगल सर्वर पे स्टिल, क्योंकि सिंगल सर्वर की एक लिमिट है ना, उस लिमिट के बाद वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, उस लिमिट के बाद उसकी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती, हार्डवेयर सीलिंग होती है। तो इसीलिए हमें सिंगल सर्वर को अपग्रेड करने के बजाय किस तरफ जाना चाहिए, मल्टीपल सर्वर की तरफ। और दूसरा मल्टीपल सर्वर वाली ऑप्शन का एक और फायदा है, चूंकि ये आपकी क्लाउड बेस्ड है। सिंगल सर्वर अपग्रेड करेंगे वो क्लाउड बेस्ड नहीं, ऐसा ही है ना। वो कह रहा है वो आपको इक्विपमेंट करना पड़ेगा भाई, हाई एंड हार्डवेयर कंपोनेंट। एग्जिस्टिंग को क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो वो एक दफा चूंकि टेम्परेरी नीड है, तो हार्डवेयर आपने ऐड कर दिया, वो तो फिर परमानेंट हो जाएगा। उसको फिर जब आप ये कंसर्ट की बुकिंग हो जाएगी उसके बाद इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास पड़ा होगा। तो बड़ी रीजन क्या है कि ये क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, ये नीड शॉर्ट टर्म है, उसके लिए आपको परमानेंट हार्डवेयर कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लाउड बेस्ड में जितना कोई इक्विपमेंट है, जितनी देर के लिए चाहिए आपको, उतनी देर के लिए आप इसको स्केल अप करें, बाद में ऑटोमेटिकली स्केल डाउन हो जाएगा। तो ये कास्ट भाई बात समझ रहे हैं? हार्डवेयर वाली ऑप्शन की तरफ जाएं या कि क्लाउड बेस्ड? ये बता दिया ऑप्शन कौन सी बेहतर है, दूसरी। क्यों बेहतर है बता दिया। हार्डवेयर की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इसको बाद में जब सर्च डाउन हो जाएगा स्केल डाउन कर सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं इसके बाद, 3 एडवांटेजेस बताएं उस अप्रोच के जो आपने सेलेक्ट की है, यानी क्लाउड बेस के मल्टीपल सर्वर के, क्लाउड बेस के मल्टीपल सर्वर के 3 एडवांटेज बताएं। क्योंकि ये वाली ऑप्शन, पहली वाली ऑप्शन ना तो क्लाउड बेस्ड है ना मल्टीपल वाली है, दूसरी वाली ऑप्शन क्लाउड बेस्ड भी है, तो क्लाउड बेस्ड और मल्टीपल, इन दो चीजों को सामने रखते हुए बेनिफिट बताएं। क्लाउड बेस्ड मतलब लो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, कॉस्ट एफिशिएंट है, और ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, और नो हार्डवेयर सीलिंग, और फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, मल्टीपल सर्वर है, एक सर्वर डाउन हो भी गया बाकी सर्वर चल रहे होंगे। फॉल्ट टॉलरेंस समझ आई? फॉल्ट टॉलरेंस। नो हार्डवेयर सीलिंग, इसका क्या मतलब है, लिमिट नहीं है, जितने मर्जी हार्ड ऐड करते जाए सर्वर। जबकि जो वर्टिकल स्केलिंग होती है उसमें लिमिट है कि हद तक आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। भाई एक क्वेश्चन समझ आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये बेसिकली उसने आपको स्केलिंग अप्रोच के बारे में डिसीजन करने को बोला था। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट अगली केस स्टडी। ये क्या कह रहा है जी, कह रहे रिकमेंड द मोस्ट सूटेबल स्केलिंग अप्रोच फॉर, ये भी स्केलिंग अप्रोच, इसको जरा फिर क्विकली कर लेंगे हम। फॉर सेविंग बैंक्स करंट सिचुएशन एंड जस्टिफाई योर रिकमेंड, बैंक बैंक स्केलिंग, बैंक
वर्टिकल स्केलिंग, ये तुक्का लग गया हमारा। ये तो ऊपर उसका मसला देखे बगैर ही हल बता दे हैं। मरीज को देखते ही पता चल गया इसका मसला क्या है। मरीज अभी बोला भी नहीं, ऐसे होता ना बात का डॉक्टर मरीज को देख के अंदाजा लगा रहा है ऐसे, लेकिन फिर भी उसका चेकअप कर लेना चाहिए। ट्विस्ट था ना स्टोरी में कोई। करंटली सिचुएशन कह रहा है, इस सिचुएशन में अप्रोच बताओ क्या है, जस्टिफाई करो रिकमेंडेशन। फिर क्या करो, ब्रीफली एक्सप्लेन हार्डवेयर कैपेसिटी लिमिटेशन एंड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रिस्क दैट द बैंक शुड बी अवेयर ऑफ व्हेन अडॉप्टिंग द रिकमेंडेड अप्रोच। कह रहा है अच्छा इनडायरेक्टली हमें बता भी दिया उसने। हेलो, और ये प्रॉब्लम हार्डवेयर कैपेसिटी लिमिटेशन कहाँ होती है, वर्टिकल स्केलिंग के अंदर। और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहाँ प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब कौन सी अप्रोच है, लेकिन हमें जस्टिफाई करवाना है वो सिचुएशन से ही होगा। तो ये अब ये एक्सप्लेन तो कर सकते हैं ना आप, भी डिस्कस भी हुआ हार्डवेयर कैपेसिटी लिमिटेशन, ठीक है। सीलिंग होती है हार्डवेयर, और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब है फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। But the Granite Saving Bank process over 2 million transactions daily through its core banking database, which run on a single high performance server at the head of its data center. क्यों बैंक्स नॉर्मली क्यों प्रेफर करते हैं सिंगल सर्वर रखना, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। हैकर्स का सबसे ज्यादा अटैक कौन सी वाली कंपनीज होती हैं, बैंक। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक तो है ना कुछ लोग बैंकिंग बिजनेस को जो फाइनेंशियल उसको इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट की वजह से रिकमेंडेशन देते हैं, वो भी एक रेलिवेंट फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी बता दो 10, 15, 20 हजार पैसे कम ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जहां पे थोड़ा रिलैक्स टेंस एनवायरनमेंट ना हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो, हर वक्त टारगेट अचीव करने की टेंशन ना हो, हर वक्त लीगल रिक्वायरमेंट्स, कभी ये ऑडिट हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ये चेकिंग, ये मसला आ गया। ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर लर्निंग नहीं होती। आप समझते हैं प्रॉब्लम में रखें ना तो लर्निंग है, प्रॉब्लम में रखने से लर्निंग हो जाती है, लेकिन मेंटल वेलबींग पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, उसमें जो काम कर रहे हैं वो जितना मर्जी करें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट जब टेंस होना उसमें ज्यादा काम करना पड़े वो प्रॉब्लम होती है। तो जो बैंकिंग बिजनेस होता है ये टफ बिजनेस होता है। अमूमी तौर पे आप देखेंगे, आपके जितने अगर कोई दोस्त बैंकर्स वगैरह हैं या जानने वाले हैं, तो आप देख लीजिएगा वो 9 to 5 5 बजे नहीं वापस आएंगे, वो आएंगे लेट वापस आएंगे। जॉब की नेचर ये चीजें आप उस वक्त जॉब में कंसीडर नहीं करते। आप कहते हैं अच्छा टेक्सटाइल कंपनी में तो दे रहे थे 2 लाख, ये बैंक दे रहा है 2.5 लाख, इधर चले जाते हैं। वो जब नेट कॉस्ट कैलकुलेट करें ना पर आवर, तो पता चलता है ये बैंक वाले जो है ये नुकसान का सौदा था, ठीक है। तो बहरहाल आगे वापस चलते हैं। कह रहा है ये मिलियंस की ट्रांजैक्शन बैंक, तो मैं ये बता रहा था हैकर्स का भी फेवरेट अटैक होता है, अटैक पॉइंट क्या, बैंक्स, क्योंकि इन्हें पता होता है इधर एक सिस्टम को हैक किया, लाखों कस्टमर की डाटा हमारे सामने आ जाएगा, उसकी ट्रांजैक्शंस को हम विद इन मिनट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हैकर्स का भी, तो बैंक को एक्स्ट्रा टेंशन लेनी पड़ती है। बैंक में जो लोग होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने एक ही रखा होता है डाटा सेंटर, ज्यादा नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा डाटा सेंटर उतने ज्यादा हैकर्स के लिए एंट्री पॉइंट, पॉसिबल एंट्री पॉइंट है। During peak hours such as salary payment days, the server occasionally slows, causing transaction to queue and delaying customer confirmation. Branch staff have also reported a spike in customer complaints about delayed SMS notification and failed ATM withdrawals during payroll period. कभी कभार ऐसा भी होता है ना, आप ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की, सिस्टम डाउन, ICAP की सबमिशन करवाने की लास्ट डेट है, ICAP की वेबसाइट भी डाउन और बैंक का सिस्टम भी डाउन, जिसके जरिए ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ICAP को तो हम कहेंगे भैया आपके लिए सेलिंग अप्रोच कौन सी है, हॉरिजेंटल, लेकिन बैंक के लिए कौन सी वो है, बोले वर्टिकल। ICAP का इतना बड़ा सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कंसर्न वो भी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना बैंक्स का है। कह रहा था कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड 15 years ago। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सुना सुना लग रहा है, ERP के साथ सुना हुआ था, तो अगर बहाने से किसी और चैप्टर का कंसेप्ट रिवाइज हो जाए आपको कोई इतराज तो नहीं है? शाबाश 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 जी मेरी बहन, बताइए आप ये ERP और CBS इसमें फर्क क्या है? रिवाइज नहीं किया, पढ़ा तो है ना, तो वो उसी में से बता दे। रिवाइज किए हुए में से ना बताएं, पढ़े हुए में से बता दे। कोर बैंक
ERP क्या है? बैक एंड। और बैंकिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? फ्रंट एंड। और वो कौन सा है? कस्टमर के डिपॉजिट विड्रॉल्स के लिए, ठीक। और ERP किस लिए? हाँ, प्रोक्योरमेंट, सारे बिजनेस मॉड्यूल जो है उनके सामने के लिए। क्या इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि CBS का डाटा जो है ERP में भी यूज होता है। कह रहा है 15 साल पहले डेवलप किया था एज मोनोलिथिक एप्लीकेशन। मोनोलिथिक एप्लीकेशन ये सब, ये बाय बाय, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। And cannot be split across multiple server without a full re-engineering exercises which is estimated to take 3 years to complete। और कैसे बताए कि कौन सी अप्रोच बेहतर है और कैसे बताए? वर्टिकल। The board has asked IT director for a practical short-term solution to the slowdown problem while a long-term modernization plan is separately considered। तो बताइए क्या करें? वर्टिकल स्केलिंग की जाए। क्यों वर्टिकल स्केलिंग की जाए? रीजन बताएं, जस्टिफाई करवाएं। एक रीजन मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, दूसरी रीजन मल्टीपल सर्वर पे सेपरेट नहीं किया जा सकता क्विकली। ये दो रीजन लिख दे काफी है। बड़ी रीजन यही मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, रिकमेंड कर दिया। फिर हार्डवेयर के वैसे ये तो चले गया। नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चले। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई केस स्टडी समझ आ रही है किस तरह की होती है DSR की? नहीं समझ आ रही, क्या हो रहा है? पक्का कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो रहे हैं साथ साथ? अच्छा ले जी नेक्स्ट। ये भी क्या कितनी कुछ स्केलिंग है, कोई और लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसको जल्दी से पढ़ते हैं, इसको जल्दी से पढ़ते हैं। एक को फटाफट मैं निपटा रहा हूं। Bluebell Media Digital Entertainment Group headquartered in Karachi operates two distinct product lines. The first is a video streaming service whose viewer base fluctuates heavily during weekend। हाँ, वीकेंड पे सारे फिल्में देखते हैं ना। नेटफ्लिक्स की बात कर रहा है। वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस किसकी बात कर रहा है? नेट। और किसकी बात कर रहा है? Amazon प्राइम की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? और किसकी? और क्या सर्विसेज है जानते हैं? मूवी शूवी नहीं देखते आप तो? सीए के स्टूडेंट, शाबाश, छोड़े गोली मारे। And major live sports broadcast and the service is currently hosted on a modern cloud based architecture। cloud based service, भाई समझ रहे हैं? ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं और फिर जो यूजर की तरफ से कब होता है ज्यादा यूज? वीक। इसका इस इंडस्ट्री का तरीकाकार समझते ना क्या है? हमारे जमाने में क्या होता था, घर में एरियल लगा होता था, वो एरियल को घुमाते थे, सिग्नल आते थे, वो 2-3 आ जाते थे, कभी कभी इंडिया का चैनल भी आता होता था, हैं? तो वो उसको एरियल को घुमाते थे। अब इसके बाद फिर क्या अपग्रेडेशन, डिश एंटीना आ गया। उसमें क्या होता था, पेड देते थे आप, सर्विस हासिल करते थे, चैनल डिश एंटीना का। अब उसके बाद भी वो भी पुराना हो गया। फिर क्या हुआ, अब केबल आई। केबल में क्या करते हैं, केबल ऑपरेटर्स आपके घरों तक केबल लेके आते हैं और वो 100 चैनल दे देते हैं, 80 चैनल दे देते हैं, जितने भी होते हैं। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम होती है, चैनल तो आ जाते हैं, मूवीज जो वो लगाएगा वो आएगी और कोई नहीं है। आप अपनी मर्जी की मूवी नहीं देख सकते। ये जो सर्विस होती है ना, ये वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस, ये क्या करते हैं, ये आपको पूरी दुनिया में जो मूवीज होती है इनका डेटाबेस भी पड़ा होता है इनके पास। आप कोई मूवी जो है वो उसको एक्सेस करना चाहे कि अपने जिस मर्जी टाइम पे, जिस मर्जी दोस्तों के साथ प्लान बना कर सकते हैं। लाइव टीवी चैनल्स भी होंगे सारे, वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ जो स्पोर्ट्स वगैरह लाइव डिफरेंट स्पोर्ट्स चैनल पे चलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, वो भी देख सकते हैं। ये उसकी बात कर रहा है। अब आजकल ये ट्रेंड है, बाकी सारी ऑब्सोलीट हो चुकी है। ठीक है, ये नेटफ्लिक्स वाले मेरे 250 से स्टार्ट करते हैं पैकेज, 800 तक हो जाते हैं। शेयर कर ले तो कम हो जाती है कॉस्ट। ठीक है, वो मल्टीपल डिवाइसेस पे लॉगिन कर सकते हैं ना। एक पैकेज ले ले 800 का, 4 डिवाइसेस चलेगी, 4 दोस्त शेयर कर ले, 200 नेट कास्ट है, सिंपल मैथ कॉस्टिंग। बहरहाल कह रहे वीकेंड के ऊपर चूंकि सारे लोग मूवीज देखते, ज्यादा लोग होते हैं जो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है। सेकेंड इज ए ट्रेडिशनल इन हाउस सब्सक्राइबर बिलिंग सिस्टम डेवलप्ड। एक तो ये सिस्टम आ गया। दूसरा सिस्टम कौन सा है, वो है सब्सक्राइबर का बिलिंग सिस्टम। 12 साल पहले हमने डेवलप किया था, दैट रन्स ओनली एट एंड ऑफ ईच मंथ। वो सिर्फ मंथ एंड पे यूज होता है।
एंड मस्ट प्रोसेस ऑल कस्टमर इनवॉइसेस विद इन 6 आवर बैच विंडो। वो सारे कस्टमर को 6 घंटे के अंदर बिल करना चाहिए। यानी एक बिलिंग सिस्टम है वो हर मंथ एंड पे चलता है, लेकिन उसका लोड ज्यादा है। एक नॉर्मल है, वो नॉर्मल दिनों में प्रॉब्लम नहीं है, वीकेंड पे थोड़ा लोड बढ़ता है। 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक स्ट्रीमिंग सिस्टम, एक बिलिंग सिस्टम। एग्रीड? अब आगे क्या मसला कह रहा है? कह रहा है द बिलिंग सिस्टम वाज रिटन एज ए सिंगल टाइटली इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन एंड कैन नॉट इजीली बी स्प्लिट अक्रॉस मल्टीपल सर्वर विदाउट ए फुल री इंजीनियरिंग एक्सरसाइज। कह रहा है ये सिंगल, ये जो बिलिंग वाला है ना, ये सिक्योर्ड भी है, ये कॉन्फिडेंशियल भी है, निस्बतन ज्यादा सिक्योर है। क्योंकि इस बिलिंग सिस्टम के अंदर कस्टमर के क्यों ज्यादा ये सिक्योर होने की जरूरत है? इनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है। पेमेंट आप जब ये करते हैं इनको कैश के जरिए से नहीं करते, कैसे करते हैं? कार्ड्स के जरिए से। तो बिलिंग सिस्टम ज्यादा क्रिटिकल है, ये सूल याद रखिएगा। क्यों ज्यादा क्रिटिकल होता है बिलिंग सिस्टम? क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है लोगों की, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन। The IT head is preparing annual infrastructure budget and needs to decide on the most suitable scaling approach for each product line separately before submitting the request to the finance committee। बताइए कौन सी suitable scaling approach है? इसके लिए कौन सी? ये जो होस्टिंग के लिए हॉरिजॉन्टल। क्यों हॉरिजॉन्टल? वीकेंड पे है, आप जब चाहे इसको कट भी कर सकते हैं। और जो बिलिंग सिस्टम है वर्टी, क्यों? क्योंकि एक तो इसका यूज सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे है और दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न है। और उसने खुद बता दिया कि ये शेयर नहीं हो सकता। कहाँ लिखा है उसने? इसकी प्रोसेसिंग शेयर नहीं हो सकती, कहीं पे लिखा था ये। ठीक है, बिलिंग सिस्टम कैन नॉट सप्लाई अक्रॉस मल्टीपल्स। तो इसका मतलब है मल्टीपल सर्वर के अक्रॉस। तो कौन सी वाला हुआ? मोनोलिथिक। ये लफ्ज लिख लेंगे मोनोलिथिक। तो कौन सी वाली स्केलिंग सुटेबल है? वर्टिकल स्केलिंग। ऊपर स्ट्रीमिंग के लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। कुछ कुछ समझ आया? बाकी बेनिफिट्स वगैरह रिप्रोडक्शन हो तो आप खड़का खड़क देंगे, ऐसा ही है कि नहीं? पक्का? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 21। हाँ, ये डिफरेंट आया। ये क्या है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर डिजाइन with reference to Tulip wood retail's proposed re-architecting. Also explain 3 specific benefits the company would obtain from adopting a modular design। क्या होता है ये भैया बताएगा। हाँ जी, सिस्टम के अंदर मॉड्यूलर डिजाइन क्या होता है कि जब आपने कोई नया सिस्टम डिजाइन करना है, स्प्लिट कर दे उसकी डेवलपमेंट को डिफरेंट मॉड्यूल्स में, हर मॉड्यूल को अलग अलग डेवलप करें। इससे क्या फायदा होगा? अलग अलग वर्किंग चेक हो जाएगी। अगर किसी एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम आती है तो बाकी मॉड्यूल्स अफेक्टेड नहीं होंगे। ये बेनिफिट्स हैं। और क्या बेनिफिट है मॉड्यूल डिजाइन का? 3 पूछे है उसने। एक इजी डेवलपमेंट है पार्ट्स में, दूसरा फॉल्ट जो है वो एक में आया तो दूसरे इफेक्ट नहीं होंगे। और क्या? टीम कोलैबोरेशन हो सकती है। लोग हर एक को कह सकते हैं भैया आपने ऐसा करना है, लोडिंग पे लॉगिन पेज पे काम करना है, आपने पेमेंट वाले मॉड्यूल पे काम करना है, आपने कस्टमर हिस्ट्री वाले पे काम करना है, कस्टमर अकाउंट्स वाले पे काम करना है, आपने वो रिसोर्सेज जो एसेट्स होंगे उन पे काम, मतलब हर मॉड्यूल अलग बंदे को दे सकते हैं। फिर उसके बाद अपडेट एडिटिंग करना आसान है। मॉड्यूल्स में होगा तो आपको पता होगा कि किसको एडिट करना है, किसको एडिटिंग नहीं करनी। पूरा सिस्टम अगर आपने चेंज करना भी है, पूरा सिस्टम नहीं, सिर्फ चूंकि आपने स्टेप्स में डिवाइड किया होगा, रेलिवेंट स्टेप को एडिट करेंगे, रेलिवेंट मॉड्यूल को, तो इसके फायदे हो गए। तो क्या कि आइंदा जब कभी आपने जिंदगी में कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो क्या करना है, उसको ये कमांड नहीं देनी डेवलप एन एप्लीकेशन, बल्कि क्या करना है, देखना डेवलप एन एप्लीकेशन विद फॉलोइंग मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के नाम देने हैं। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, वो जो आपका जो भी जिसके जरिए से अभी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स में काम करेगा, वरना क्या करेगा, एक है। तो मॉड्यूल्स में डेवलपमेंट करना सॉफ्टवेयर की हमेशा बेहतर है, ये सिखाया उसने।
ट्यूलिप रिटेल रन्स इन नेशन, आंसर तो हमने कर दिया, वैसे बार पढ़ भी लेते हैं। रन्स इन नेशन वाइड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट करंटली ऑपरेट्स ऑन ए सिंगल tightly integrated application. When the development team recently tried to add a new product recommendation feature, the entire platform crashed for 6 hours because a small change to recommendation module unexpectedly affected payment process. ये ले, हम स्मॉल चेंज कर रहे थे रिकमेंडेशन मॉड्यूल में और तबाही किधर फिर गई, पेमेंट में और कस्टमर लॉगिन में। चेंज किसी और ऑप्शन में कर रहे थे, तो इसका मतलब है मसला क्या है, सिस्टम मॉड्यूलर डिजाइन के मुताबिक नहीं बना, 1 यूनिट के मुताबिक बना है, ना ना ना, मॉड्यूलर डिजाइन के मुताबिक बनना चाहिए। फाइनेंस टीम एस्टिमेटेड एज 6 hour outage cost the company over ₹15 million in lost sale and customer refunds, and the incident attracted negative coverage on social media and damaged brand reputation. भी हुआ क्या, ब्रांड इफेक्ट हुई कि नहीं रेपुटेशन? The IT director has proposed re-architecting the platform by separating each business function. User login अलग होगा, प्रोडक्ट कैटलॉग अलग है, पेमेंट प्रोसेसिंग अलग है, ऑर्डर मैनेजमेंट अलग है, अलग अलग फंक्शन हो, अलग अलग फंक्शन में डिजाइन करे, बाद में उनको कनेक्ट करे, बजाय ये कि सिंगल सिस्टम रखे। Into independent modules that communicate through defined interface. CEO has asked why such a major architecture exercise is justified when the current platform does eventually work. क्यों justified है? क्योंकि अगर अलग अलग मॉड्यूलर डिजाइन हो, एक मॉड्यूल में अपग्रेड करना है या ट्रबल शूटिंग करनी है, प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, दूसरे इफेक्ट नहीं होंगे, यहां पे इफेक्ट हो गए हैं दूसरे, इसलिए जरूरी है मॉड्यूलर डिजाइन। ओके, बाकी आगे बेनिफिट्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया। हाँ जी, केस स्टडी समझ आ गई? आगे चलें। बस क्यों कर दे, अभी तो केस स्टडी शुरू हुई है। एक केस स्टडी पे चलते हैं, कर ले। हाँ, ये केस स्टडी कर लेते हैं। घर से पढ़ लेंगे तो फिर सारा DSR ही पढ़ लेना घर से। अच्छा, बाकी केस स्टडी घर से पढ़ लीजिएगा चैप्टर 7 की, ये मुझे निपटाने दे। डन। Can I explain why the existing backup arrangement was insufficient to maintain service availability during the failure? ये existing backup facilities क्यों फेल हो गई? And recommend how a properly designed redundancy and failover mechanism can minimize downtime in such situation. Downtime किसे बोलते हैं? अप टाइम क्या है? डाउन, आपका सिस्टम जितना अरसा ठीक काम करता है उसको बोलते हैं अप टाइम, और जितना अरसा डाउन रहता है, मतलब नॉट अवेलेबल रहता है यूजर के लिए, उसे क्या कहते हैं? डाउन। दुनिया की जो बेहतरीन क्लाउड सर्विसेज कंपनी है, क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो कितना अप टाइम गारंटी करते हैं भला? 99.99%। ये अप टाइम स्टैंडर्ड है, ठीक है। यानी अगर फर्ज कीजिए, इसका मतलब पता है क्या है, अगर एक टाइम पीरियड में 1000 मिनट है, 1000 मिनट, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए ये डाउन होना चाहिए, बाकी 999, ठीक है, 99.99 नहीं, बाकी 10,000 में से 1 मिनट के लिए डाउन टाइम हो, बाकी 9,999 टाइम के लिए, है ना। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये हुआ है कि वो क्लाउड बेस जो ऑलमोस्ट एवरी टाइम अवेलेबल हो, एवरी, इसका 99.99% का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट एवरी। तो डाउन टाइम कह रहे हैं, डाउन टाइम को मिनिमाइज करना है। डाउन टाइम को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन? रिडंडेंसी और फेल। रिडंडेंसी और फेल ओवर में फर्क क्या? मुझे तो एक ही लग रहा है। रिडंडेंसी का मतलब है बैकअप अरेंजमेंट मौजूद हो, और फेल ओवर का मतलब क्या है? भाई वापडा की इलेक्ट्रिसिटी है, नीचे जनरेटर भी रखा हुआ है, लेकिन जब लाइट जाती है टेक्नीशियन भागा भागा जाके जनरेटर को ऑन करता है। बताइए कौन सी वाली ऑप्शन है, कौन सी नहीं? रिडंडेंसी है, फेल ओवर नहीं है। और अगर उधर ऑटोमेटिक स्विच लगा दिया जाए तो रिडंडेंसी भी है और फेल ओवर भी है। क्या ये रिडंडेंसी और फेल ओवर अप टाइम को इंश्योर करेंगी और डाउन टाइम को मिनिमाइज करेंगी? अप टाइम गुड थिंग है, अप टाइम, और डाउन टाइम बैड थिंग है। कह रहा है बताइए इस एग्जिस्टिंग बैकअप में क्या प्रॉब्लम हुई थी, और फिर उसके बाद रिकमेंड कीजिए कि कैसे प्रॉपरली सिस्टम जो है वो उसको, तो भैया वो अभी हम बता देते हैं।
करना तो ये चाहिए था कि आप हमें नाम ना बताते और कहते कि भैया इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या करें, तो हम आपको खुद से बताते क्या करना चाहिए, रिडंडेंसी और क्या करना चाहिए, फेल ओवर। यानी वो सॉल्यूशन खुद से बता के हमें कह रहा है एक्सप्लेन कर दे, हालांकि उसे अच्छा सवाल बनाने के लिए क्या करना चाहिए था, सॉल्यूशन भी हमसे, लेकिन उसे पता है नया सब्जेक्ट है, अभी हमारी इतनी आईटी स्ट्रांग नहीं है, वो कह रहा है भैया अभी सिर्फ सॉल्यूशन भी बता दिया ना आपको तो भी काफी है। लेकिन याद रखिए आई कैप ऐसा हो सकता है ना करे, बल्कि नहीं करेगा आई कैप क्या करेगा, ये सॉल्यूशन भी आप दो। चूंकि अभी कुछ स्टार्ट है तो कुछ क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा सॉल्यूशन दे रहा है, कुछ क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं देता, वो आपसे पूछता है, तो सिर्फ इसलिए कि आप साथ साथ सीखते, आपको हेल्पिंग हैंड भी मिलता रहे। पहले कुछ एक दो केस स्टडी ऐसी कर ली जिसमें उसने खुद गाइडेंस दे दी, बाद में आपने ब्लाइंड सजेशन दी। तो यहां पे बताते हैं बैकअप में प्रॉब्लम क्या हुई है, क्योंकि ये फेल ओवर और रिडंडेंसी कैसे हेल्प करेंगी ये हमें पता है कि जब सिस्टम कोलैप्स करेगा, क्रैश करेगा, सिस्टम क्या करेगा, क्रैश करेगा, तो डाउन टाइम के दौरान में सिस्टम ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा रिडंडेंट रिसोर्सेज पे और फेल ओवर ऑटोमेटिकली फेल ओवर हो जाएगा। हमने रिडंडेंसी रिसोर्सेज रेंज किए होंगे, फेल ओवर के जरिए से ऑटोमेटिकली हमारा कोर सिस्टम रिडंडेंट रिसोर्सेज पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से वो हेल्प करेगा। अब असल कहानी क्या है हमने बताना है, ये बैकअप ये फेल क्यों हुआ, एक्सप्लेनेशन तो कर दी, फेल क्यों हुआ, जरा देखते हैं हुआ क्या था मसला। ओ ये हॉस्पिटल, ओहो हॉस्पिटल में तो 99.99 भी नहीं बल्कि लगभग 100% होना चाहिए। क्या आपको ये बात पता है 15 सेकंड के लिए अगर पेशेंट को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डेड हो सकता है। थोड़ा बहुत सेकंड ऊपर नीचे होंगे मुझे एग्जैक्टली पता है, लेकिन लगभग इतना है। मतलब अभी पेशेंट होते हैं ना, उन्हें जो लाइफ सपोर्ट पे पड़े होते हैं, ठीक है, जैसे उनको ऑक्सीजन मिल रही है या वेंटिलेटर पे है, उनको चंद सेकंड के लिए अगर ना मिले ब्रेन डेड हो जाता है। यहां पे तो अब बहुत ही जरूरी है, क्रिटिकल सिस्टम है, यहां पे बैकअप होना बहुत जरूरी है। यहां पे ये चीज अहम नहीं है शायद कि वर्टिकल स्केलिंग होगी कि हॉरिजेंटल, यहां पे अहम क्या है, अवेलेबिलिटी होना हर वक्त, अवेलेबिलिटी होना हर वक्त। देखा हॉस्पिटल में गया, वहां पे क्या था, लाइट गई तो जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट था, जो ओपीडी डिपार्टमेंट था, उसमें लाइट चली गई। उसमें कोई तकरीबन समझ लीजिए कुछ अरसे के बाद कुछ उन्होंने अरेंजमेंट किए, वहां के एसी बंद हो गए थे, बाकी सिस्टम चल रहा था, एसी बंद हो गए थे। लेकिन आईसीयू और सीसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट और क्रिटिकल केयर यूनिट, यहाँ पे एसी तक चल रहे थे। क्यों, वहां पे सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन होती है, वहां पे रिसोर्सेज नहीं, वहां पे ऑक्सीजन भी सप्लाई की होती है उन्होंने, ऑक्सीजन के लिए वहां पे सप्लायर आते हैं। वो बाकी जो मेडिसिन वगैरह के केस में फिर भी ऊंच नीच हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई में जैसे ही वो एक लेवल उनका नीचे होता है, वो फौरन सप्लायर को कहते हैं भागा भागा हो भाई फिल करो। कस्टमर को अगर कुछ देर के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो जाए ना हॉस्पिटल में, सारे कस्टमर उधर खुदा सा डेड हो सकते हैं। तो ऐसे मुझे याद आया, मैंने बता दिया कितना क्रिटिकल होता है कुछ सिस्टम। जैसे बैंकिंग सिस्टम क्रिटिकल है ना, लेकिन उसके क्रिटिकल होने की रीजन कुछ हो रहा है, हॉस्पिटल का सिस्टम भी क्रिटिकल होता है, रीजन कुछ। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम दैट डॉक्टर्स एंड नर्सेज रिलाई ऑन थ्रू आउट द डे फॉर पेशेंट ट्रीटमेंट डिसीजन। ठीक है, ये मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम की बात कर रहा है। हर पेशेंट की पहले वो फाइल लिखा करते थे, अब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल अवेलेबल है, हर पेशेंट का डाटा कि किस वक्त क्या इंजेक्शन लगाया, क्या मेडिसिन दी, उसके बाद क्या सिम्टम्स थे उसके। The system runs on single primary server at the hospital data center with a backup copy of patient data taken every 24 hours onto an external drive store in the same। दोनों मसले आ गए यहाँ पे। पहला मसला क्या, 24 आवर। आपको लगेगा हर 24 घंटे बाद बैकअप क्रिएट हो रहा है, ये अच्छी बात है। ये बात अच्छी थी आज से 10 साल पहले। इस वक्त ऐसे सॉफ्टवेयर है जो विद इन सेकेंड्स आपका डाटा बैकअप कर रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक बैंक में हो, सारे या फर्ज कीजिए पेशेंट का डाटा है, आज सारे दिन जो भी मेडिसिन वगैरह की है उसका डाटा लॉस्ट हो गया, अब कल रात का तक का डाटा रिकवर होगा, अब क्या दोबारा दवाइयां देंगे उनको डबल डोज करने के लिए? तो क्या होना चाहिए, एवरी सिंगल सेकंड तक का डाटा अपडेट होता है बैकअप में। ऐसी ऑप्शन मौजूद हैं, वो हर सेकंड, 24 घंटे दूर की बात है, मिनट भी दूर की बात है, जैसे ही चेंज करते हैं अगले सेकंड उसको बैकअप क्रिएट कर देता है। ये वन ड्राइव ऑप्शन है इसमें अंदर,
बैकअप की। गूगल भी ऑप्शन देता है, ठीक है, उनका वो बाय करें ना साथ में स्टोरेज, तो साथ में ऑनरेरी वो ये सॉफ्टवेयर देते हैं बैकअप एंड, क्योंकि उनको पता है कि जो स्टोरेज बाय कर रहा है हमारी, उसका पर्पस क्या होता है, बैकअप करना। तो उसमें ऑप्शन होती है हर 15 मिनट के बाद चाहे बैकअप कर ले, चाहे हर 30 मिनट के बाद बैकअप कर ले, चाहे हर घंटे के बाद बैकअप कर ले। लेकिन याद रखिए अगर जितना कंटिन्यूस फ्रीक्वेंटली बैकअप करेंगे आपके रिसोर्सेज उतने ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। बैकअप प्रोसेस के दौरान में आपके कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो मैं जब करता था पहले इस सिस्टम को, तो मैंने तकरीबन कोई 15 मिनट का रखा हुआ था, 15 मिनट तक का काम मैं दोबारा कर लूँगा अगर हुआ। लेकिन फिर मैंने देखा 2 साल हो गए हैं, कभी सिस्टम क्रैश हुआ ही नहीं। तो एक डर होता है ना कि हो गया तो क्या होगा, तो फिर मैंने कहा मैनुअल बैकअप पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो मर्जी होती है अपनी। 1-2 मसले और भी थे। एक था उसने फाइल बैकअप की रीस्टोर कर दी थी, रीस्टोर मैंने करवाई नहीं, बैकअप की रीस्टोर कर दी फाइल, वो हर फाइल डबल हो गई। और मैंने कहा भाई तेरे को बैकअप लग गया, और रीस्टोर का मतलब क्या होता है कि हाँ कि फाइल गुम हो गया मेरी, दोबारा से कर दोगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, वो पता नहीं मुझे, आज शायद मैंने कोई ऑप्शन, मैं भी टिक करता रहता था इधर उधर आगे पीछे। बहरहाल तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, 24 बहुत ज्यादा गैप है, आपको जाहिर लगेगा नॉर्मल है, नहीं आज की तो बहुत ज्यादा। और जो बड़ी गलती की है इसने, वही गलती की जो मैंने भी की हुई है। फर्म का हमारा डाटा था, फर्म में ये बाकी मैंने गलती की है। फर्म का सारा डाटा हमारा क्रिटिकल होता है, जो भी हम प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो मैंने डी ड्राइव का सारा डाटा ई ड्राइव में सेव किया हुआ था बैकअप के तौर पे। लैपटॉप बंद किया, हार्ड ड्राइव उड़ गई। अब सीनियर मुझसे पूछे बैकअप किया हुआ था, मैं परेशान होकर कहा किया हुआ था। सीनियर कहता है शुक्र है, किधर है बैकअप? मैंने कहा वो ई ड्राइव में था। अब सीनियर मुझे देखे, मैं सीनियर को, तो फिर मुझे याद आया कि किताबों में क्या लिखा था, बैकअप जहां कहीं होता है ना बैकअप करना है, उसके बाद लिखा होता है ऑफ साइड बैकअप। ऑफ साइड बैकअप का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पे ओरिजिनल डाटा पड़ा है वहां पे नहीं, ये ना ओरिजिनल उड़े तो बैकअप भी उड़ जाए, किसी डिफरेंट लोकेशन पे। ओरिजिनल डाटा लैपटॉप में है तो बैकअप क्रिएट करके हार्ड ड्राइव में अलग रखो, किसी और कंप्यूटर पे यूएसबी के अंदर, या उसको क्लाउड पे सेव कर दो। 2 मसले आगे सामने। लास्ट मंथ एक cooling failure in the data room caused the primary server to crash mid-morning and the backup drive could not be restored until the following evening because the drive required manual intervention by a technician who was on leave। ये लो, बैकअप के लिए भी सिर्फ एक ही बंदा है, वो बंदा गया तो समझो बैकअप कोई नहीं हो सकता। क्या स्किल सिर्फ एक पर्सन में होनी चाहिए? कल को वो जॉब छोड़ के चला जाए हमारा, तो बैकअप फारग है। तो मैनुअल होने चाहिए बकायदा कि बैकअप कैसे रिस्टोर करना है, ताकि जब कभी भी जरूरत पड़े जो भी पर्सन अवेलेबल हो। तो ये तीसरी प्रॉब्लम ये है। एक प्रॉब्लम ये है बैकअप डिले हो रहा है 24 घंटे, नहीं 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 नहीं, विद इन सेकेंड्स बैकअप होना चाहिए, क्रिटिकल है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है, बैकअप आपने ओरिजिनल के साथ ही रख दिया, नहीं डिफरेंट लोकेशन पे रखना चाहिए। तीसरा क्या है, बैकअप को रिस्टोर करना एक ही बंदे को आता है, नहीं नहीं, या तो मल्टीपल लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, या इसका मैनुअल बनाइए, डॉक्यूमेंट पढ़ के कोई भी कर सके। During the downtime, doctors had to rely on paper-based workaround and several appointments had to be rescheduled. Medical director has asked the IT head to designate redundancy and file arrangement that prevents this situation from happening again. तो क्या सजेशन देते हैं? बस सजेशन दे और जाएं आप घर। क्या सजेशन देते हैं आप? नंबर 1, जो बैकअप फ्रीक्वेंसी है इसको बढ़ाया जाए, हर घंटे लेके आया जाए, हर 5 मिनट 15 मिनट के बाद, जो भी है, कम से कम घंटे पे तो ले आए। दूसरा क्या है, बैकअप कॉपीज को डिफरेंट लोकेशन, ऑफ साइड लोकेशन पे सेव करना है। तीसरा क्या है, ट्रेनिंग ज्यादा लोगों को प्रोवाइड की जाए, डॉक्यूमेंटेशन की जाए उसकी सिस्टम की, ताकि अदर पर्सन भी जरूरत का वक्त ऑपरेट कर सके। ये 3 सजेशन समझ आती हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि बड़ी हाईली टेक्निकल, इसके लिए तो हमें मास्टर इन कंप्यूटर साइंस करना पड़ेगा, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही। नॉर्मल कॉमन सेंस रियल, क्योंकि टेक्निकल चीजें हमारे सिलेबस में रखी नहीं है। उससे क्या काम, अकाउंटेंट की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सोल्यूशन होने चाहिए उसको, वो हमने सिखाने हैं। तो ये DSR है फॉर अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। टेक्निकल चीजें इसमें नहीं, अभी तक कोई टेक्निकल चीजें, पूरे 8 चैप्टर हो गया, आधा सिलेबस हो गया हमारा। ये कैलकुलेशन की आपने, 8 चैप्टर्स हो गए। टोटल कितने चैप्टर है? 17 है, लगभग आधा सिलेबस हो गया। लेकिन कोई ऐसी टेक्निकल चीज है जो आपसे कहा बिल्कुल ही सर ऊपर से सर से गुजर के समझ नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, ना पढ़े तो फिर अलग बात है, घर जाके केस स्टडी ना करे तो अलग बात है, वरना इंशाल्लाह ये थोड़ी सी मेहनत करे तो समझ आ जाता है। टेक्निकल चीजें आई कि आपने निकाल दी, पिछले स्टैंड में थी, स्टैंड में नहीं है। ठीक है जी,
तो अभी आपके पास छुट्टियां शुरू हो रही हैं आपकी, इन छुट्टियों में क्या करना है आपने, जो प्लान है वो तो करें, जो प्लान नहीं किया हुआ ना आपने उसको भी ऐड कर ले। क्या प्लान नहीं किया हो भला? हाँ पढ़ाई। तो जब फ्री हो जाए, गोश्त खा खा के थक जाए, तो आपने क्या करना है फिर, थोड़ी सी पढ़ाई हजम करने के लिए पढ़ाई कर लेनी है। डन जी। चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।